हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के। आज जो हमने पिछली वीडियो थी आपकी, उसमें हमने राजस्थान की कला व संस्कृति को संपूर्ण कर लिया था। राजस्थान के दुर्गों वाला जो प्रकरण था हमारा पूर्ण हो चुका था। और आज हम जो है दोस्तों राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का इतिहास, जो कि आपकी परीक्षा में जितने प्रकरण दिए हुए हैं वो संपूर्ण रूप से मैं यहाँ कराने वाला हूँ। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप तक प्रेषित कर दूँ कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको लंबे टाइम तक पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों के लिए, और ख़ास करके मेरे जैसे अध्यापक से इतिहास पढ़ना, जिसका जो है ह्यूमन ऑफ सेंस कमज़ोर, यानी हंसने हंसाने की जो वृत्ति है वो कमज़ोर होती है। यानी कोई चुटकुला गोष्ठी तो मुझे आता नहीं है, पर फिर भी मैं प्रयास करूँगा। एक अच्छे से साधारण से टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ जो आपका पढ़ा हुआ है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि विगत घटनाओं का जो समुच्चय होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। हालांकि ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं सीधा सीधा आपके प्रकरण तक आता हूँ कि विगत घटनाओं का जो समुच्चय है वो इतिहास कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि इतिहास किसे कहते हैं, तो सारी घटनाएं जो हो चुकी हैं वो इतिहास कहलाती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान आपको बताते हैं कि जो घटना हो गई है वो इतिहास में सम्मिलित हो गई। इस तरह की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतिहास वही होगा, वही उसी घटना को हम इतिहास के अंदर सम्मिलित करेंगे जिसने मानव जीवन को प्रभावित किया है। जैसे आप देख लीजिए कि गुजरात के अंदर बाढ़ आई थी 2008 के आसपास की बात है, शायद 2002 या 8 के, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन उसने मानव जीवन को प्रभावित किया। इसी प्रकार से हमारे कवास क्षेत्र में बाढ़ आई तो उसने मानव जीवन को प्रभावित किया, तो वो क्या हो गया? इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इतिहास में समाहित करते हैं। जैसे आपके महाभारत काल था तो उस समय इतिहास को प्रभावित किया वहाँ की घटनाओं ने, और वैदिक काल था, और उसके बाद जो है अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाला इतिहास। तो वो सारी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं थी, उनका विनाश हो जाना सभ्यताओं वगैरह का। तो सीधे शब्दों में फिर से प्रेषित करूँगा कि वो घटनाएं, विगत की वो घटनाएं जिन्होंने मानव के जीवन को प्रभावित किया है किसी न किसी प्रकार से, तो वो सब हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हर एक विषय जो है उसका अपना अपना केवल इतिहास ही नहीं, जैसे गणित है तो उसका अपना एक अलग इतिहास है, विज्ञान का अपना एक अलग इतिहास रहा है। जो जितने सब्जेक्ट हुए हैं आपके विषय जो हैं, तो अलग अलग सबका इतिहास है। और फिर हम जो है प्रकरण पर लौटते हैं। तो एक आधुनिक जो राजस्थान हम पढ़ते हैं उसका एक टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पूरा मेरा प्रयास रहेगा। हम जो है आधुनिक राजस्थान का एक टॉपिक है जो आप सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति, या आप लिख सकते हो 1857 का विद्रोह या क्रांति। और ये 1857 का विद्रोह या क्रांति हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। किसके? राजस्थान के संदर्भ में। तो हम इसे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, और मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आप कमेंट के माध्यम से क्लास में ज़रूर बताइएगा मेरे को कि कैसा लगा पढ़ करके। तो सबसे पहले तो जो 1857 की क्रांति है उसकी भूमिका को मानते हुए मैं आप तक प्रेषित करूंगा इस प्रकरण को। थोड़ा सा नेशनल की बात हम करेंगे, फिर हम राजस्थान में लौटेंगे, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे कि किस प्रकार से जो है 1857 की क्रांति हुई, उसके क्या कारण रहे थे। थोड़ा सा मैं विस्तृत रूप से इसको भूमिका के रूप में लेते हुए वापस राजस्थान पर लौटता हूँ। तो हमारा जो देश है भारत, जिसकी हम बात करते हैं, भारत जो हमारा देश है, तो भारत की बात मैं कर लेता हूं दोस्तों कि लगभग 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। 200 वर्षों तक क्या रहा? अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, या मैं यूँ कहूँगा कि अंग्रेज़ों का उपनिवेश रहा। तो अंग्रेज़ों का क्या रहा? ये गुलाम रहा। 200 वर्षों तक जो है भारत अंग्रेज़ों का क्या रहा? गुलाम रहा।
अब ये या तो गुलाम कह लीजिए या इस तरह से ये शब्दावली न ठीक रहे तो ये 200 वर्षों तक जो है भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश रहा, ये जो शब्द हैं अच्छा रहेगा यहाँ। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि उपनिवेश किसे कहते हैं। तो उपनिवेश में मैं आपको प्रेषित कर दूं कि कोई देश किसी देश के किसी भूभाग पर, कोई देश किसी देश के किसी भूभाग पर अधिकार कर लेता है, वह अपने देश के लिए वहाँ से व्यापार करता है, तो ऐसा जो अधिकृत क्षेत्र है वो उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश के संदर्भ में आपसे पूछ लिया जाए तो ये इसकी मुख्यतः परिभाषा रहेगी। यानी फिर से मैं आपको प्रेषित कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये दो देश हैं, यानी एक देश ये है और एक देश ये है आपका, और ये देश जो है इसने इस देश पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके यहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया, और फिर यहाँ से जो कच्चा माल है या पका हुआ माल जो है उसको तैयार करके और अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जो है कार्य में लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधियों में सहायक है इस देश के ये अधिकृत क्षेत्र। तो ये जो इस देश का अधिकृत क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, इस देश का क्या उपनिवेश कहलाएगा दोस्तों। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि उपनिवेश किसे कहते हैं। फिर जो है भारत के संदर्भ में थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँगा कि भारत में बहुत सारी जातियाँ आई। जैसे भारत के संदर्भ में मैं बात करता हूँ कि भारत में डच आए, आपको पता है कि फ्रांसीसी आए, काफ़ी सारी जातियाँ जो हैं हमारे भारत में आई और आकर के चली गई। इस प्रकार से ही पुर्तगाली जो है भारत में आए और अंग्रेज़ भी आए। तो बहुत सारी विदेशी जातियाँ जो हैं भारत में आकर के बसी और भारत के ऊपर अपने अधिकार को लेकर के आपस में लड़ी भी कि किसका अधिकार जो है भारत पे होता है। तो इस प्रकार से बता दूं कि फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने सप्तवर्षीय युद्धों में हरा दिया। ये जो फ्रांसीसी थे इनको अंग्रेज़ों ने सप्तवर्षीय युद्धों में क्या कर दिया, हरा दिया। और जो पुर्तगाली बचे तो पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों ने गोवा तक ही सीमित कर दिया, यानी गोवा तक ही ये सीमित रह गए। और बाद में आपको पता है कि गोवा मुक्ति जो संग्राम चला था और गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी। और डचों की बात करूं तो अंग्रेज़ों ने बेदरा के युद्ध में इन्हें हरा दिया था। एक युद्ध था बेदरा का युद्ध और उस युद्ध में इन्होंने डचों को हरा दिया। और ये जो डच थे बाद में इंडोनेशिया चले गए थे। तो यहाँ तक अंतिम बात करें तो राजनीतिक रूप से जो बचे तो कौन बचे, अंग्रेज़ बचे। कौन बचे जी, अंग्रेज़ बचे। तो अंग्रेज़ों ने भारत पे अधिकार किया और अपने उपनिवेश के रूप में इसका प्रयोग बहुत खूब रूप से आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक शोषण जो है भारत का इन्होंने 200 वर्षों तक किया। और अंग्रेज़ों ने कुछ केंद्र जो हैं भारत के अंदर अपने बना लिए थे, व्यापारिक केंद्र, जिनकी बात मैं यहाँ आप तक प्रेषित करने वाला हूँ। तो देखिएगा, ये तो थोड़ी सी मूल कहानी मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी विदेशी जातियाँ भारत में इनका आगमन हुआ और धीरे धीरे करके ये चली भी गई। और अंतिम सत्ता के रूप में राजनीतिक रूप से जिन्होंने प्रभाव जमाया वो जाति अंग्रेज़ थी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखिएगा, थोड़ा मैप के माध्यम से मैं प्रेषित करना चाहूँगा आप लोगों को कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व जो है भारत पे जमा लिया था। तो इस तरह से यूँ जो है हमारे भारत का लोकेशन की जब बात करते हैं तो ये हमारा भारत थोड़ा चित्रकार, आप सभी को पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। राजस्थान का इतिहास भी अपन शुरू कर चुके हैं और इससे पहले हमने राजस्थान का जियोग्राफी भी पढ़ा। तो थोड़ा चित्रों का ध्यान रखिएगा, चित्रकार इतना मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये भारत का मैप आप तक मैंने प्रेषित कर दिया। हालांकि ये वाला क्षेत्र जो है पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आजकल अपने पास नहीं है, विवादित क्षेत्र है। इधर सियाचिन वाला भी विवादित है। लेकिन हमारा जो प्रकरण है 1857 की क्रांति है। लौटते हुए बात करते हैं हम वापस अपने प्रकरण की। तो अंग्रेज़ों ने कुछ जो है अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। जिस प्रकार से यहाँ एक व्यापारिक केंद्र था जिसे कहा गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी। क्या कहा गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी।
प्रेसिडेंसी, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हुआ करते थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे और इसीलिए इन हलकों को प्रेसिडेंसी के नाम से जाना गया। इसी प्रकार से यहाँ जो है एक एरिया था, यानी ये तो कलकत्ता वाली प्रेसिडेंसी थी जिसे बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बंगाल के नाम से, इसे बंगाल भी कह दिया जाता था। और ये जो है हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की, मद्रास प्रेसिडेंसी। और मद्रास को पता है, आप सभी को विदित है कि ये चेन्नई के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ जो एरिया है मुंबई वाला, मुंबई, यहाँ भी जो है इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था। समझ में ही दोस्तों। और ये 3 प्रेसिडेंसियाँ शुरू में जो हैं अंग्रेज़ों ने अपनी भारत के अंदर व्यापारिक रूप से ये केंद्र बनाए और इनको स्थापित किया। और इन पर जो इनका अधिकारी था उसे प्रेसिडेंट कहा गया। और धीरे धीरे इनको एक उपनाम दे दिया गया, इनका प्रमोशन कर दिया गया और इनको कहा जाने लगा गवर्नर। क्या कहा गया? गवर्नर। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो है इसका जो है आगे नाम चलता गया और जो अधिकारी था वो गवर्नर कहलाने लगा। फिर जो है कलकत्ता का एक व्यक्ति गवर्नर बन के आया। कलकत्ता की जब मैं बात करता हूँ तो कलकत्ता का एक व्यक्ति गवर्नर जैसे ही बन के आया, उसका नाम क्या मिलता है हमें? जनरल, जो आपका गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स करके था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में उभर के आया। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि कलकत्ता का गवर्नर जनरल, ये प्रथम जो गवर्नर जनरल था कलकत्ता का वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के नाम से हमें मिलता है, या इसे हम बंगाल का गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। यानी किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से अगर तीनों प्रेसिडेंसियों की, ये तो पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल था पहला, और तीनों प्रेसिडेंसियों की जब मैं बात करता हूँ कि पूरे भारत का, यानी इन तीनों पर जिसका अधिकार हो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा वो। तो तीनों जो प्रेसिडेंसियाँ थी इनके अंग्रेज़ों की, उन पे जो व्यक्ति पहला गवर्नर जनरल बन के आया उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिएगा तीनों पर कौन बना? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। क्या नाम था जी? विलियम बेंटिक। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल बना भारत का। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो विलियम बेंटिक जो है भारत का पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। और ये वही विलियम बेंटिक है जो कि राजा राम मोहन राय के समकालीन था। किसके? राजा राम मोहन राय के समकालीन था, या मैं यूँ कहूँ कि राम मोहन राय जो है विलियम बेंटिक के समकालीन थे। तो आपको पता है विगत जो घटनाएं हुई, 4 दिसंबर और 1829 को सती प्रथा अवैध घोषित कर दी गई थी। और वो किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये गवर्नर जनरल पूरे भारत का बना। फिर जो है हम इसी प्रकरण में यूँ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। तो एक गवर्नर जनरल आया, इस तरफ देखिएगा थोड़ा, एक गवर्नर जनरल आया लॉर्ड जो शब्द हैं ये सम्मान के लिए लगाया करते थे अंग्रेज जो हैं, सम्मानित करने के लिए व्यक्ति के आगे लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया करते थे। तो एक जो आगामी आया वो गवर्नर जनरल आया लॉर्ड बेलेजली करके। तो लॉर्ड बेलेजली जो कि गवर्नर जनरल बन करके आया। तो ये बेलेजली जब गवर्नर जनरल बना तो इसका जो काल रहा दोस्तों वो रहा था 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य जो है ये भारत का गवर्नर जनरल बना। और इस बेलेजली ने एक नीति चलाई थी जो कि भारत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई। और उस नीति का या प्रथा का नाम था सहायक संधि प्रथा। क्या नाम था? सहायक संधि प्रथा चलाई। और ये जो सहायक संधि प्रथा इसके द्वारा चलाई गई थी उसमें कुछ बातें रखी गई। यानी भारतीय राजाओं की जब हम बात करते हैं तो ये बेलेजली जानता था कि जिस प्रकार से ये राज्य है भारत के, मान लीजिए
ये राज्य है, इस तरह से यूँ करके राज्य है, अलग अलग रियासतें थी। तो ये राजा वास्तव में वेलेस्ली जानता था कि व्यक्तिगत रूप से तो ये जो भारतीय राजा थे वो वीर थे, लेकिन आपसी रूप से जो है इनमें फूट थी, मतभेद था, एकता का जो संगठन है उसका इनमें अभाव पाया गया। समझ में आई दोस्तों बात। तो अंतिम रूप से अगर मैं बात करूं तो अंतिम जो संगठन भारतीय राजाओं का हमारे सामने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो आता है लिखित में, तो वो आता है सांगा के टाइम में, कि महाराणा सांगा जो मेवाड़ के शासक हुए वो अंतिम बार ऐसा देखा गया था कि खानवा के युद्ध में 17 मार्च और 1527 का जो युद्ध था उसमें सांगा के झंडे के नीचे पूरे राजा इकट्ठे हुए थे। और कर्नल जेम्स टोड तो ये बातें लिखता भी है कि जो महाराणा सांगा है उनके दरबार में 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे बड़े सामंत जो हैं हमेशा उपस्थित रहा करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक शून्यता भारत में आई और अंग्रेज जो हैं इसके प्रधान बन गए। उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया भारत को कब्जा करके, और धीरे धीरे राजाओं में आपसी मतभेद बढ़ते गए और एक दूसरे पर ये आक्रमण करने लगे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वीर थे, इस बात को तो वेलेस्ली अच्छे तरीके से जानता था। तो उसने क्या किया कि एक सहायक संधि प्रथा चला दी, और इस सहायक संधि प्रथा में दोस्तों क्या हुआ कि उसने कुछ शर्तें रख दी। मान लीजिए ये आपस में ये राजा मजबूत है, ये राजा मजबूत है और ये राजा मान लीजिए कमज़ोर है, तो इस राजा को उसने कहा कि हमने एक नीति चलाई है जिसे हमने कहा है सहायक संधि प्रथा के नाम से एक नीति चलाई है, और उसमें हम जो है आपको 5000 की सेना देंगे। क्या देंगे? 5000 की सेना जो है हम आपको देंगे, जो कि आपकी रक्षा करेगी। और आप जो हैं जब कोई विदेशी आक्रमण आप पे हो रहा हो, यानी दूसरी रियासत का राजा आप पर आक्रमण करता है इस रियासत पर, तो ये जो 5000 की सेना है आपकी रक्षा करने के लिए आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हो, आपके काम आएगी। तो राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि विदेशी होकर के भी देखो अंग्रेज कितना हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये जो राजा है काफ़ी अच्छा समझ बैठा अंग्रेज़ों को। तो इसने कहा कि वेलेस्ली ने कहा हमारी ये सेना है आपके दरबार में रहेगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो वो आपको माननी पड़ेगी। तो वो शर्तें क्या थी? एक तो 5000 की सेना हम आपके दरबार में रखेंगे, समझ में ये बात। तो 5000 की सेना तो रख दी, लेकिन एक व्यक्ति भी आप जो है राजा को बोला कि आप इसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, हमारे सैनिकों की भाषा को, तो एक व्यक्ति हम और रखेंगे जिसको नाम दिया इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट, समझ में। तो ये पॉलिटिकल एजेंट जो है इनकी देखरेख करेगा और आपस में इनसे संवाद करेगा, इनको कोई दिशा निर्देश देने तो वो देगा। आपको ये व्यक्ति रखना होगा, और आप इसको कहाँ रखोगे? तब ये राजा ताज़ा ताज़ा पिटाई हुई थी बेचारे की, तो इसने क्या किया कि क्या कमाल की बात करते हो, इस प्रकार से मेरा यूँ दरबार है और यहाँ पर राजा बैठता है, और यहाँ पर आपको पता है कि पंक्तियाँ होती हैं मंत्रीगणों की, जो विशिष्ट दरबारी गण होते हैं वो बैठते हैं। तो बोले एक सीट हम इस पॉलिटिकल एजेंट के लिए जी यहाँ रखेंगे। इस राजा ने कहा हम इसको यहाँ बैठाएंगे दरबार के अंदर, और यहीं पर दूरदर्शिता का अभाव दिखा दिया इस राजा ने। और ये पॉलिटिकल एजेंट यहाँ बैठा रहता और इसके पास एक दुभाषिया जो है खड़ा रहता, जो कि अनुवाद करके इसको दरबार की घटनाएं बताता रहता, और पूरी दैनिक रूप से जो गतिविधियां थी वो ये पॉलिटिकल एजेंट जो है नोट करने लगा और इसको प्रेषित करने लगा अंग्रेज़ों को सारी घटनाएं। तो यहीं पर राजा ने एक गलती कर दी। फिर ये पॉलिटिकल एजेंट रख दिया, और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आप युद्ध करते हो अंग्रेज़ों ने, और तो युद्ध करोगे, ये नहीं कि हमने 5000 की सेना दी और आपने जो है तुरंत दूसरी रियासत पे युद्ध कर दिया। हमसे पूछोगे इससे पहले, तो पूछोगे, या फिर दूसरी रियासत से आप कोई वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हो तो वो भी हमसे पूछोगे, यानी राजकुमारी का या राजकुमार का आप रिश्ता तय कर रहे हो दूसरी रियासत में यहाँ, तो हमसे पूछ के करोगे। तो यहाँ उन्होंने क्या कर दिया कि जो राजा की विदेश नीति थी उस पर कंट्रोल किया, यानी विदेश नीति पे क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया राजा की। तो इस हिसाब से राजा तो बेचारा मारा गया। और फिर अंतिम जो बात उन्होंने कही कि ये 5000 की सेना, एक पॉलिटिकल एजेंट, सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? इस राजा के लिए कर रहे हैं। तो साधारण सी बात है कि इसका जो खर्चा है वो कौन वहन करेगा? ये राजा ही करेगा। तो बोले आप ही इसका खर्चा दोगे इन सारी बातों का, यानी ये 5000 के सैनिक और ये पॉलिटिकल एजेंट, इनका खर्चा कौन देगा? ये राजा देगा। फिर अंग्रेज़ों ने इस राजा को कहा सहायक संधि के अंतर्गत कि ये तो हमने आपके लिए किया कि ये 5000 की सेना, ये पॉलिटिकल एजेंट, घोड़े वगैरह जो भी दिए, ये तो आपकी सुरक्षा के लिए, हमें बदले में क्या मिला?
तो ये बोला कुछ नहीं मिला, तो बोलो हमें जो है आपका जो शुद्ध जो रेवेन्यू है आपका, तो टैक्स आप प्राप्त करते हो, या मान लीजिए कि 100 करोड़ की आपकी आय है, तो हमें 1/3 चाहिए, यानी 33 करोड़ चाहिए। 1/3 का मतलब हो गया 33%। समझ में आ गई बात। तो ये 33% शुद्ध लाभ यहाँ पे अंग्रेज़ों को हो गया, और राजा ने हामी भर दी, क्योंकि बेचारा अभी अभी पिट के आया था और इसकी मजबूरी थी। बाद में ये 33% तो दिया, और सीधा ये सेना का खर्चा, पॉलिटिकल एजेंट का खर्चा, तो इस हिसाब से अगर माने तो 40 या 50% के आसपास जो खर्चा है राजा का हो गया, और अंग्रेज़ों को यहाँ शुद्ध 33% लाभ हो गया। फिर जो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि धीरे धीरे बढ़ते गए, और एक एक करके ये सहायक संधि पहले कमज़ोरों से इन्होंने की, बाद में मजबूत से भी करने लगे। बोले ये राजा बोला हमसे क्यों करोगे भाई, बोले आपसे क्या दिक्कत है, हम आपसे भी सहायक संधि कर लेंगे। तो ये यूँ आगे जाकर के सहायक संधियाँ करते गए, और अंग्रेज़ जो हैं गैरेज में एक एक करके अपने सैनिकों की भर्ती करते गए। इस प्रकार से इनके पास एक बड़ी सेना हो गई, और अब जो है ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे भारतीय राजाओं के राज में, और इनके पास एक बड़ी सेना होगी। रेवेन्यू इनको बहुत प्राप्त होने लग गया, इन्हें टैक्स के रूप में 33%। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि राजा की विदेश नीति पर इन्होंने कंट्रोल कर दिया। 33% ये वसूलने लग गए राजा से। तो फिर धीरे धीरे करके राजा जो हैं इनके कंट्रोल में आ गया, कठपुतली बन के रह गया। जैसे अंग्रेज़ कहते वैसे राजा को करना पड़ता। तो भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो राजस्थान में बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ कि यहाँ एक रियासत पड़ती हैं ये, और यहाँ आपको पता है कि मराठे हुआ करते थे मुंबई में, और ये जो हैं हैदराबाद पे बार बार आक्रमण किया करते थे। ये रियासत थी हैदराबाद, और हैदराबाद का जो शासक है उसका नाम था अली, और जो निज़ाम था, निज़ाम कहा करते थे, तो वहाँ का जो निज़ाम था वो अली था। इस तरह से इसका नाम जो पूरा हमें मिलता है निज़ाम अली मिलता है। क्या मिलता है? निज़ाम अली। ये निज़ाम अली जो है मराठों से काफ़ी परेशान था। मराठे यहाँ पे आतंक मचाते और आंधी तूफान की तरह आते और टैक्स वसूलते थे। और मराठों के संदर्भ में आपको बता दूं कि मराठे 2 प्रकार का टैक्स लेते थे। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो लेते थे सरदेशमुखी। कौन सा? सरदेशमुखी। और ये जो सरदेशमुखी कर था ये था 10%, और ये वहाँ से वसूलते थे मराठे जो उनका इलाका होता था, अधिकृत क्षेत्र होता था। एक दूसरा जो कर था वो मराठे वसूलते थे चौथ, यानी 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब हो गया 25%। तो ये जो है इसलिए वसूलते थे चौथ को कि हम जो है आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो इन राजाओं को ये बात सुहागी सहायक संधि वाली, क्योंकि यहाँ तो मराठे केवल 25% ही ले रहे थे, लेकिन अंग्रेज कितना ले रहे हैं? 33% ले रहे हैं। बाद में सेना, पॉलिटिकल ये खर्चा और इनका। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से वेलेस्ली ने जो है चंगुल में फंसा लिया था राजाओं को यहाँ पर। और लेकिन मराठों से इनको ये ठीक लगा, क्योंकि मराठे आंधी तूफान की तरह आते और सब तहस नहस करके कर वसूल करके ले जाते। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो अली वो परेशान था मराठों से, और पहली जो संधि की वो हैदराबाद के निज़ाम ने की थी। ये प्रथम सहायक संधि थी भारत की। प्रथम सहायक संधि आपसे पूछ ली जाती हैं, बहुत बार ऐसा प्रश्न जो है बन जाता है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम सहायक संधि किसके द्वारा की? तो निज़ाम अली ने हैदराबाद में 1798 में ये पहली सहायक संधि कर ली थी अंग्रेज़ों से। मे भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये भारत की जो है पहली सहायक संधि हुई, हैदराबाद के निज़ाम ने की। इसी तरह से जो सहायक संधि है, तो सहायक संधि की हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान की जो सहायक संधि थी उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो ये आपकी सहायक संधि है वो सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान में पहली जो, हालांकि आप पूरा इत्मीनान से इसको सुनिए समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखाने वाला हूं। टॉपिक की आप चिंता मत कीजिए, प्रकरण आपको अच्छे से समझ आने वाला है, आप केवल थोड़ा ध्यान दीजिए। तो राजस्थान में यह संधि करने वाली जो राजस्थान की प्रथम रियासत थी वो थी भरतपुर। कौन थी जी? भरतपुर थी। और भरतपुर के उस समय जो शासक हुए थे ये 1803 में की थी भरतपुर ने। और भरतपुर के जो आपके शासक थे वो थे रणजीत सिंह। कौन थे जी? रणजीत सिंह।
समझ में आ गई दोस्तों बात। इसी प्रकार से हम दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी जो रियासत हुई वो हुई अलवर। कौन सी रियासत हुई? अलवर हुई। और अलवर ने भी 1803 में ही की थी। और अलवर के जो इस समय शासक थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, यहाँ देखिएगा दोस्तों, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो राजस्थान के संदर्भ में हमने बात की। तो राजस्थान की जो दूसरी रियासत है मैंने बताई आपको अलवर। सहायक संधि करने वाली दूसरी रियासत कौन सी? अलवर थी। और अलवर ने 1803 में ही की, भरतपुर ने भी 1803 में की। रणजीत सिंह वहाँ के शासक थे भरतपुर के। और अलवर के जो शासक थे वो थे बख्तावर सिंह। और ये बख्तावर सिंह आपको पता है वही है जो एक युद्ध हुआ था 1807 में, गिंगोली का युद्ध करके कृष्णा कुमारी का विवाद था। और जयपुर और जोधपुर के मध्य एक युद्ध हुआ था 1807 में, जिसे गिंगोली का युद्ध कह देते हैं। तो उस गिंगोली के युद्ध में इन बख्तावर सिंह जी ने जयपुर वालों का साथ दिया था। जयपुर का शासक जगत सिंह सेकंड था और जोधपुर का जो मान सिंह था उनके मध्य युद्ध हुआ था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसको लेकर के विवाद हुआ था। और बाद में जो है कृष्णा कुमारी को अमीन खां पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया था और इस प्रकरण का अंत हुआ था। ये वही बख्तावर सिंह है जिन्होंने जो है जयपुर का साथ दिया था। और इस युद्ध में वीरगति तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये मारे गए थे, क्योंकि कोई राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति नहीं थी, लक्ष्य की। तो ये इनको कहूँगा कि मारे ही गए थे, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस बख्तावर सिंह के बारे में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि इन्होंने जो है एक इमारत का निर्माण, आपको पता है कि इनके एक पासवान थी जिसका नाम हमें मिलता है मूसी महारानी। थोड़ा बीच में बात आ गई तो इसको बात कर लेते हैं। कौन थी पासवान? मूसी महारानी करके नाम मिलता है। और ये जो आपकी मूसी महारानी है इनकी पासवान थी अलवर महाराजा बख्तावर सिंह की। तो ये जो मूसी महारानी है इनकी एक छतरी बनी हुई है अलवर में, जो कि इस प्रकार से है, यूँ करके देखिएगा। इस तरह से ये 2 मंजिला है और यूँ करके ये छतरी बनी हुई है। इसकी जो ये नीचे वाली बिल्डिंग है वो तो लाल पत्थर से निर्मित है और ये जो ऊपर वाली है ये सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। समझ में आई दोस्तों बात। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी इमारत है जो कि जिस पर रामायण और वह महाभारत के चित्र बने हुए हैं। तो ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग है इस पे रामायण और महाभारत के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था। तो करेक्ट जो हुआ था आपका ऑप्शन वो हुआ था मूसी महारानी की छतरी की जो दूसरी बिल्डिंग थी। हालांकि दूसरी बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ था, उसमें मूसी महारानी की छतरी करके दिया हुआ था। अब जो ये आप पूछोगे कि ये पासवान क्या होती हैं, तो इनका सिलेबस तो मुझे पता नहीं है पासवानों का, लेकिन थोड़ा इनका क्रम विन्यास जो रहता है वो आप तक मैं प्रेषित कर देता हूँ। जो विन्यास क्रम है कि सबसे पहले तो होती हैं दासी। समझ में? यूँ ये दासियाँ होती हैं और दासी के बाद जो हैं आपकी आती हैं दायत। दूसरा क्या हो गया? दायत। और इसी तरह से एक होती है पड़दायत। और पड़दायत के बाद जो आती हैं वो होती हैं पासवान। और ये पासवान के बाद एक अन्य पद होता है जो कि मुख्य होता है, रानी का पद। इस तरह का ये इनका सिलेबस तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि पता नहीं है, लेकिन ये विन्यास क्रम जो इनका क्रम रहता है पदों का वो ये रहता है। सबसे नीचे दासी होती हैं और ये पासवान जो होती हैं इसे एक प्रकार से उपपत्नी का भी दर्जा दिया जाता है राजा की। लेकिन इनमें रानी और इसमें ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि रानी जो है 16 श्रृंगार करती हैं और ये 15 करती हैं। उपपत्नी का दर्जा दिया जाता है और कई बार सीधी पैराशूट जंपिंग कहते हैं कि हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि दासी ही आगे पासवान बने, तो सीधा ही इसे पासवान बना दिया जाता था, वो पसंद आने पे था राजा के। तो इसका ज़्यादा विस्तृत न जिक्र करके मैं आगे बढ़ता हूँ अपने प्रकरण की तरफ।
तो मैंने आपको सहायक संधि बताई कि सहायक संधि करने वाला भारत की अगर प्रथम रियासत पूछी जाए तो हैदराबाद थी दक्षिण भारत की, और राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो पहली भरतपुर और दूसरी अलवर, और भरतपुर के राजा रणजीत सिंह, अलवर के राजा बख्तावर सिंह जी थे उस समय। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी प्रकार से जो गवर्नर जनरल हुए उसमें एक व्यक्ति आया लॉर्ड हेस्टिंग्स करके। इस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया कि जो सहायक संधि थी उसका थोड़ा विस्तार कर दिया। इसने एक नीति चलाई लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जिसे कहा गया अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के नाम से इसे जाना गया। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति क्या थी? देखिए, एक तो जैसे ये अंग्रेज हैं, ये मान लीजिए अंग्रेज हैं, इन्होंने कहा कि ये भारतीय राजा हैं, तो ये भारतीय राजा अंग्रेज़ों के क्या होंगे? अधीन होंगे। एक तो ये अंग्रेज़ों के अधीन होंगे, और जिस प्रकार से ये अंग्रेज है, अंग्रेज़ों के ये क्या हो गए? अधीन हो गए। समझ में आई? लेकिन आपस में ये क्या रहेंगे? पृथक रहेंगे। इनको मिलने नहीं देना है, इनको अलग रखना है और अधीन रखना है अंग्रेज़ों के। तो यही क्या कहलाई? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कहलाई। समझ में आई? ये सहायक संधि का ही विस्तार था। क्या था? सहायक संधि का एक प्रकार से विस्तार था। समझ में आई? कौन सी नीति? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति किसके द्वारा चलाई गई? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है ये चलाई गई थी। तो ये जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसका काल अगर अपन बात करते हैं तो ये 1813 में आया और 23 तक रहा था। 1813 से लेकर के 23 तक इसका काल रहा था, और 1817 में इसने जो है ये नीति चलाई थी, इसका प्रचलन किया अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का। और गवर्नर जनरल जो बन करके आया हेस्टिंग्स, इसने 1817 में क्या कर दिया? अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का प्रचलन किया। तो ये जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी, इसकी बात हम राजस्थान के संदर्भ में जब करते हैं तो इससे पहले आप थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि थोड़ा जिक्र कर लेते हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में अधीनस्थ पृथक्करण की जो नीति है आपकी। तो अधीनस्थ पृथक्करण के तहत जो राजस्थान का यूं करके अपने मैप बनाएंगे, थोड़ा जो राजस्थान सा लगे, देख लीजिएगा। ये यूं करके आपका राजस्थान, ये मान लीजिए आपका राजस्थान है। थोड़ा मैप सही नहीं बना है, लेकिन साम्यता बनाने की आप कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी अधीनस्थ पृथक्करण के अंतर्गत जो राजस्थान की रियासत थी जिसने संधि की, तो यहाँ पर एक रियासत पड़ती है आपकी करौली। कौन सी? करौली। और करौली ने 1817 में ये संधि कर ली। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत पहली संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली थी। इसी प्रकार से यहाँ अपनी एक रियासत पड़ती हैं सिरोही। कौन सी जी? सिरोही। ये अंतिम रियासत थी जिसने अधीनस्थ पृथक्करण के तहत जो है संधि की, और इसका जो टाइम मिलता है, मैं 1823 में इसने ये की थी। ये प्रथम थी और ये आपकी अंतिम थी। अब दूसरी जो रियासत थी तो वो आपकी थी टोंक। कौन सी दोस्तों? टोंक थी, और टोंक ने भी 1817 में ये संधि कर ली। टोंक के बाद जो है आपकी रियासत थी कोटा, जिसने संधि की। यहाँ पर एक रियासत थी टोंक और यहाँ पे एक रियासत है कोटा। समझ में आई दोस्तों? इसी तरह से इस कोटा के बाद जो है आपकी एक रियासत पड़ती हैं यहाँ पर मारवाड़। कौन सी रियासत पड़ती हैं? मारवाड़। और ये जो मारवाड़ है इसने भी संधि कर ली, और संधि का जो टाइम पीरियड था मारवाड़ का वो था 1818 में इसने संधि की। टोंक ने 1817 में की, कोटा ने भी 1817 में की। समझ में आई दोस्तों? अब जो है मारवाड़ के बाद यहाँ दक्षिण राजस्थान में एक जो है रियासत पड़ती है अपनी मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ ने भी संधि की। अब मेवाड़ ने भी 1818 में ही ये संधि कर ली थी।
और मेवाड़ के बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक रियासत है छोटी सी बूंदी। बूंदी ने भी ये जो है संधि की, कब की, 1818 में ही की। विजिबल हो रहा होगा आप सभी लोगों को। तो क्रम विन्यास थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि कब किसने की। बूंदी के बाद जो है सीधा हम बात करें तो यहाँ एक रियासत पड़ती है बीकानेर। बीकानेर ने भी ये संधि की और कब की, 1818 में। लगभग सबसे ज़्यादा संधियाँ मानी जाती हैं ये अधीनस्थ पृथक्करण के तहत। और इसके बाद यहाँ एक रियासत है जयपुर, जो कि हमारी राजस्थान की राजधानी है वर्तमान में। इसने संधि की 1818 में। क्लियर हुई बात। और जयपुर के बाद यहाँ जब हम देखते हैं तो एक रियासत है किशनगढ़, बीचों बीच राजस्थान के देखते हैं। तो इसने भी 1818 में एक संधि कर ली अधीनस्थ पृथक्करण के तहत किशनगढ़ ने। और किशनगढ़ के बाद जब हम देखते हैं तो ये दक्षिणी राजस्थान में एक रियासत थी डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। और डूंगरपुर ने भी संधि की 1818 में। कब की? 1818 में। डूंगरपुर के बाद हम बात करते हैं मारवाड़ के पास अपनी एक रियासत है जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर ने की 1819 में। कब की? 19 में। तो ये इनका थोड़ा सा क्रम था जो आपको याद रखना है, लेकिन मुझे पता है कि आपको ये याद नहीं रहने वाला है। तो इसका एक तरीका आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। आपको बच्चे बन करके ये चीज़ें याद करनी हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए करौली ने की, और अंतिम रियासत पूछे तो सिरोही ने की। तो आप जो है सबसे पहले यहाँ करौली पे आ जाइए, समझ में आई। और करौली के बाद देखिएगा सीधा किसने की? टोंक ने की। किसने की? टोंक ने। एरो लगाते जाइए जिसने की। और टोंक के बाद कोटा। थोड़ा फर्क है, ट है, क है, ट है, क है, ओ है, दोनों में टोंक और कोटा में थोड़ा थोड़ा फर्क है, आप देख लीजिएगा। और जो आपका कोटा है इसके बाद सीधा आप कहाँ आओगे? आपकी गाड़ी सीधी आएगी। मान लीजिए आप करौली से एक गाड़ी में बैठे, बाद में वो टोंक गई और फिर कोटा आई। कोटा के बाद वो कहाँ गई? मारवाड़ ने की। समझ में ये बात। और मारवाड़ से जब आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? मेवाड़ की तरफ। कहाँ जाओगे? मेवाड़ आना है आपको सीधा। और मेवाड़ के बाद देखिएगा यहाँ एक रियासत है बूंदी, मैंने बताया छोटी सी। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ये ध्यान रखिएगा। बूंदी के बाद आपको सीधा जाना है कहाँ जी? बीकानेर। बीकानेर ने की। बीकानेर के बाद आपका जयपुर आता है, और जयपुर से सीधा रास्ते में क्या आएगा? जयपुर से जब हम डूंगरपुर जाएंगे तो रास्ते में किशनगढ़ आता है। तो किशनगढ़, और किशनगढ़ के बाद जो है आपका डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद जो रियासत संधि करने वाली थी वो थी जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद अंतिम सिरोही। तो ये इनका विन्यास क्रम रहता है, संधि करने का एक क्रम जो है वो ये रहता है आपका। समझ में दोस्तों। हालांकि मैं आगे वाली क्लास में आपको लिखाऊंगा पूरा मैटर, तो आपको समझ आ जाएगा। क्रम वाइज मैं अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखते हैं, कुछ और बातें मैं आप तक साझा कर लेता हूँ कि 1818 तक देखिए क्या हुआ। सबसे पहले अंग्रेज़ों के संदर्भ में एक बात करूँगा कि 1608 की बात है। 1608 की बात है कि आगरा में जब भारत का शासक था जहांगीर। कौन था? जहांगीर है। तो आगरा में जहांगीर से 1608 में एक व्यक्ति आया, हॉकिंस। और इस हॉकिंस ने व्यापार के संदर्भ में जहांगीर से बात की। तो जहांगीर ने जो है इसे व्यापार की अनुमति तो नहीं दी थी, लेकिन बाद में इसे 400 का मनसबदार जरूर बना लिया था। तो मनसब देय किया था इसको, कितना? 400 का। तो हॉकिंस पहला व्यक्ति था जो कि जहांगीर से मिला व्यापार के संदर्भ में, और जहांगीर से मिला लेकिन इसने व्यापार की अनुमति नहीं दी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मैंने एक दुर्ग कराया था जो मैगजीन का दुर्ग है, और 1615 में जो आपका मैगजीन का दुर्ग पड़ता है अजमेर के अंदर, जिसे अकबर का किला कहते हैं, इस मैगजीन दुर्ग में एक व्यक्ति जहांगीर से फिर मिलने आया, जिसका नाम हमें मिलता है सर टॉमस रो करके। क्या मिलता है? सर टॉमस रो करके। और इसने जहांगीर से मुलाकात की और इसे सफल माना गया। इसे जो अनुमति दे दी थी जहांगीर ने व्यापार के लिए। समझ में आई। तो इसने 1615 में आया था, लेकिन जो भेंट है
जहांगीर से इसने भेंट की वो 1616 में की, ऐसा प्रामाणिक रूप से हमें मिलता है। और फिर जो है 1612 में अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगा ली थी, यानी पहली व्यापारिक केंद्र की कोठी सूरत में इन्होंने स्थापित की। और फिर धीरे धीरे देखिए, जो व्यक्ति मांगने के लिए आए थे और धीरे धीरे क्या हो गया कि वो कहावत है ना कि आई छाछ मांगने के लिए और घर की धनियाणी होके बैठ गई। तो बाद में धीरे धीरे इन्होंने इतना जो वर्चस्व है अपना बढ़ा लिया था भारत के अंदर कि मालिक बन करके बैठ गए। तो एक इसी क्रम में एक मुग़ल बादशाह हुआ फर्रुखशियर। कौन हुआ? फर्रुखशियर हुआ। और ये जो फर्रुखशियर था, इसके एक बीमारी थी, भयंकर बीमारी थी। क्या थी? बीमारी थी। और तभी जो है एक अंग्रेज़ इसके पास आया जिसका नाम हमें मिलता है हैमिल्टन। तो ये जो हैमिल्टन करके अंग्रेज़ था, हैमिल्टन लिखा आ जाता है, हैमिल्टन भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये हैमिल्टन जो है, इसने क्या किया कि 1717 की ये घटना है। इस फर्रुखशियर का, इस बीमारी का जो है हैमिल्टन ने इलाज कर दिया था। तो फर्रुखशियर काफ़ी खुश हुआ इससे, बोला बोलो आपको क्या चाहिए। तो ये जो हैमिल्टन जो है आपका, ये काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था। तो इसने कहा कि राजा साहब क्या मांगूं, लेकिन इसने बार बार जिद की, बोलो, क्योंकि बीमारी से अभी भी स्वस्थ हुआ था और काफ़ी प्रसन्न था। बोला नहीं, बोलो आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मांगिए। तो हैमिल्टन, मैंने आपको बताया कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा कि देखिए राजा साहब, मेरी जो जाति है वो मीलों से व्यापार करने आई है और आप जो हैं चुंगी कर जो है बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो कृपया ये चुंगी कर आप जो हैं हमें माफ़ कर दीजिए अंग्रेज़ी माल पर। तो इस चुंगी कर को फर्रुखशियर ने क्या किया कि एक फरमान जारी किया, अंग्रेज़ कंपनी को दे दिया फरमान जारी करके, जिसमें इनका चुंगी कर बहुत ही कम कर दिया गया। और इस फरमान को इतिहास में दस्तक पत्र के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दस्तक पत्र के नाम से जाना जाता है। और यही दूरदर्शिता में जो है फर्रुखशियर की कमी आ गई, दूरदर्शिता का अभाव उसके दृष्टिकोण में आ गया। उसने आगे नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो धीरे धीरे ये दस्तक पत्र के माध्यम से चुंगी कर कम कर दिया गया। जब जो 100 रुपये का माल था अंग्रेज़ों का, वो तो 105 में ही, यानी ये 5 रुपये का चुंगी कर इनका अट गया था, तो वो 101 में भी बेच सकते थे। लेकिन भारतीय जो माल था वो 100 रुपये का, उस पर 5 रुपये की चुंगी लगती तो वो 105 में बिकता। लेकिन अब जनता कौन सा माल लेगी? जो सस्ता है वो लेगी। तो अंग्रेज़ों को व्यापारिक रूप से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ हुआ दोस्तों। तो ये एक प्रमुख कारण 1857 की क्रांति का रहा। इसी तरह से हमारे एक गवर्नर जनरल और आए भारत के, उनकी बात भी मैं यहाँ थोड़ी सी कर लेता हूँ। फिर जो है हम देखो, सीधा अगर मैं नसीराबाद पर आ जाता तो ये हमारे प्रकरण के साथ अन्याय होता, क्योंकि मैं सीधा अगर आकर कह देता आपको कि नसीराबाद की क्रांति लिखो भाई, तो ये गलत बात होती। लेकिन मैंने सीधा नसीराबाद पर न आकर के थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से नेशनल की बात कर ली। और आपको पता है कि जब हम किसी वृक्ष की बात करते हैं, उसकी जड़ों की, तो उसकी फूल पत्तियों की बात हमें कर लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमने नेशनल की बात की। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बता करके एक नीति को, और फिर राजस्थान पे लौटता हूँ। तो हम अपने प्रकरण में लौटते हैं। तो एक जो गवर्नर जनरल आया, डलहौजी। कौन आया दोस्तों? डलहौजी आया। तो डलहौजी ने एक नीति चलाई जिसे हम कहते हैं हड़प नीति। और इस हड़प नीति में यह कहा गया कि भारतीय कोई रियासत है जिसका, मान लीजिए ये रियासत है और इसमें ये राजा अपना शासन चला रहा है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश इसके कोई संतान नहीं हुई, यानी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं होता है, आगे इसका ब्लड रिलेशन में कोई भी पुत्र पुत्री नहीं होता है, तो इस सत्ता को इस राजा के बाद कौन ले लेंगे? अंग्रेज़ों का अधिकार इस पे समझा जाएगा। इस तरह की ये हड़प नीति इसने चला दी। किसने चलाई? डलहौजी ने चलाई। और सबसे पहले इस डलहौजी के जो काल है उसकी बात मैं आप तक कर देता हूँ। ये 1848 में गवर्नर जनरल बन के आया भारत का, और 1856 में रहा था। इन 8 वर्षों में इसने भारत को इतना बदल दिया कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों की पकड़ में आ गया था भारत। तो 1848 में इसने पहली रियासत जो
हड़प्पी बोथी सतारा। और ये जो सतारा है आपकी, ये पड़ती हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और इसके बाद जो है 1849 में एक रियासत है आपकी संबलपुर करके। कौन सी? संबलपुर। और ये संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इसको भी हड़प लिया गया। फिर जो है 1849 की ही बात करूँ तो एक स्थान है बाघाट, एक रियासत बाघाट थी जो कि पंजाब की थी। इसको भी इन्होंने इस नीति के तहत हड़प लिया। तो ये जो है काफ़ी सारी बातें रही बीच में, जो कि 1857 की क्रांति का एक व्यापक कारण बना। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें। और एक और बात आप तक प्रेषित कर दूं कि हमारी जो है एक दैनिक रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको जो है अच्छे तरीके से मदद मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे कारण थे, फिर हम राजस्थान पे लौटेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आर्थिक कारणों की अगर मैं बात करूं तो आपका एक 1857 का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध। उसमें भी भारतीयों को काफ़ी जो है यहाँ पर आर्थिक रूप से क्षति उठानी पड़ी। 1764 में बक्सर का जो युद्ध था वो भी यहाँ पर हार गए थे। और 1765 के इलाहाबाद की संधि में बंगाल के सभी दीवानी अधिकार जो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गए, और कर लगाने के अधिकार, जिन्हें दीवानी अधिकार कह दिया गया है, वो 1765 के इलाहाबाद की एक संधि हुई थी दरबार में, वो सारे अधिकार अंग्रेज़ों के हाथ में आ गए थे। और मुंबई के जागीरदार भी जो हैं अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, क्योंकि 1854 में लॉर्ड इनाम के नेतृत्व में एक कमीशन आया था। डलहौजी जब गवर्नर जनरल था भारत का, तो एक कमीशन बनाया गया, इमान कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इनाम जो कमीशन था उसका गठन किया गया, और ईमान कमीशन ने मुंबई के लगभग जो 35,000 जागीरों का सर्वेक्षण किया और 2,000 जागीरों पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से मुंबई के जो जागीरदार थे वो भी नाराज़ थे, और अवध नाराज़ था। अवध जो कि लखनऊ में पड़ता है, वहाँ का जो राजा था वो भी अंग्रेज़ों के प्रति वफादार था। लेकिन अवध का तत्कालीन जो नवाब था वाजिद अली शाह, जो कि 1856 में था, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज़ों के साम्राज्य में इसे शामिल कर लिया, और तभी जो है अवध भी इनसे नाराज़ हो गया। इसी प्रकार से जो है 1813 का एक चार्टर एक्ट आपको मिलता है। थोड़ी थोड़ी बातें मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आगामी क्लास में हम पूरा राजस्थान को पढ़ने वाले हैं। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ईसाई मिशनरीज को क्या किया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई, जिससे भारतीय नाराज़ थे। और इस एक्ट का जो भारत में सामाजिक सुधारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और डलहौजी की गोद निषेध की तो बात कर ही चुके हैं अपन। सतारा है, जेतपुर है, संबलपुर है, चाहे वो बाघाट, झांसी या उदयपुर है, ये सारी जो है हथिया ली गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और फिर जो है हम व्यापक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो सैनिक कारण भी काफ़ी रहे। सैनिक कारणों में भारतीय व अंग्रेजी सैनिकों के मध्य आपको पता है कि 5:1 का अनुपात रखा गया। और ब्रिटेन सेना में प्रथम जो विद्रोह हुआ था 1764 में बक्सर के युद्ध में, हेक्टर मुनरो जब नेतृत्व कर रहा था तो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। वे हेक्टर मुनरो की सेना से मिलकर मीर कासिम की सेना में सम्मिलित हो गए। समझ में आई? भारतीय सैनिक। तो ब्रिटिश सेना में प्रथम जो धार्मिक विद्रोह हुआ था वो मद्रास के वेलोर में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें व्यापक हो जाएगी। तो काफ़ी कारण रहे थे 1857 की क्रांति, न कि एक कारण से हुई। इसके बहुत जो है कारण, बहुत प्रकार के कारण हुए जिससे जो ये क्रांति हुई। और राजस्थान में भी इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे जो राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक है, धार्मिक कारण है, आपके सैनिक कारण है और इसके तात्कालिक कारण है, उसके संदर्भ में मैं बीच बीच में आपसे इसको अवगत कराता रहूँगा। और फिर जो है हम अगली क्लास तक राजस्थान में लौट आएंगे। अगली क्लास में हम पूरा राजस्थान के संदर्भ में ही क्रांति को पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी ये भूमिका के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप प्रकरण से जुड़ पाओ, साम्यता स्थापित कर पाओ कि आखिर में ये कारण क्या रहे क्रांति के। तो ये मैंने आप तक प्रेषित करने का पूरा प्रयास किया। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस की ओर से मैं सुनील बादू आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।